नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। अगर आप डेमोक्रेटिक भारत पर पहली दफा आए हैं तो कृपया करके डेमोक्रेटिक भारत का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत को आप फॉलो लाइक कर सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर महेश वर्मा का भी फेसबुक पेज आप डॉक्टर महेश वर्मा के नाम से फॉलो और लाइक कर सकते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की जो हालत हुई है, जो इतनी बुरी स्थिति हुई है, उसके विश्लेषण के ऊपर। आखिर ये क्या वजह थी? क्या ये इसी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थिति को बद से बदतर किया या ये पहले से होता आ रहा है? बिल्कुल साफ जाहिर है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंजाब के एक ऐसे कवि जो क्रांतिकारी कवि थे, जिन्होंने जन जागरण करके लोगों को जगाया था। उनका एक कविता है और उनकी 4 पंक्तियां हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि वाकई सपनों का मर जाना, जीवन में सब कुछ मर जाना होता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, न होना तड़पना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जी हां, बहुजन समाज पार्टी बहुजनवाद, अम्बेडकरवाद, फूले, कबीर, पेरियार, तमाम ये जो विचारक हैं वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। और उसी विचार को समायोजित करते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने अथक प्रयास करके अपने जीवन को कठिनाइयों में डाल के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया 14 अप्रैल 1984 को। आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत थी उस पार्टी को बनाने में। हजारों सालों से जो दलित, वंचित, जो गरीब है, वंचित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जो लगातार हजारों सालों से पीड़ित था, उसके पास मुखर आवाज नहीं थी। राजनीति में, सत्ता में, व्यवस्था में उसको आवाज दी। सही मायने में अगर आवाज दी है तो मान्यवर काशीराम साहब ने। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, शिक्षा की क्रांति दी, हमें जीने का हक दिया, लड़ने के लिए अधिकार दिया। लेकिन उस अधिकार को आगे लड़ाई किसने लड़ी? मान्यवर काशीराम साहब ने। आज अगर मान्यवर काशी साहब का अगर ये सपना धराशायी होता है तो ये सबसे ज्यादा स्थिति गंभीर उस दलित, आदिवासी, वंचित और अल्पसंख्यक समाज की है, पिछड़े समाज की है, जिसके पास मुखर आवाज नहीं थी, जो बोल नहीं सकता था, जो अपने अधिकार से लड़ नहीं सकता था, अपने अधिकार मांग नहीं सकता था। आज उसकी पूरी राजनीतिक जो बिसात थी, जो राजनीतिक ताकत थी, वो धराशायी हो चुकी है, लगभग खत्म की स्थिति में है। आप समझें, ये एक दिन में नहीं हुआ, 2022 के चुनाव में नहीं हुआ, ये लगातार खत्म कर दी गई। पिछले लगभग 17-18 साल से बहुजन समाज पार्टी को एक ऐसे एजेंडे के तहत खत्म किया गया जिसमें ना तो कोई आवाज थी, ना कोई अधिकार थे, और ना कोई तकनीक थी, और ना कोई लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जहां बहुजन समाज पार्टी की शुरुआती दौर में जो नारे थे आपने सुने होंगे, जिससे हमें हमारे अंदर जज्बा आया था व्यवस्था से और मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से लड़ने का, कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर। ये नारे थे उस समय सभाओं में, उस समय रैलियों में। इन नारों से हम लोगों को इकट्ठा किया करते थे। उनके अंदर जज्बा, कॉन्फिडेंस, जो आत्मबल था, मनोबल बढ़ाया करते थे। उन्हें भी लगने लगा था कि अब हमारी सत्ता आएगी और सत्ता में हम भागीदारी होगी और हम अपने काम को इस देश में पूरे अधिकार के साथ करवा पाएंगे और करेंगे। लेकिन क्या हुआ? जहां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे में परिवर्तित कर दिया गया। और नारा क्या निकला? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिस बहुजनवाद को लेकर जिस पार्टी का निर्माण होता है और उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के जो इन उदाहरणों से और इस प्रतीक से इस पार्टी को खत्म कर दिया जाता है। यानी मनुवाद से हम लगातार लड़ रहे थे और उसी मनुवाद के हमने पूंछ पकड़ ली और आखिर स्थिति क्या हुई? आज हम लगभग शून्य की स्थिति पर आ गए हैं।
एक जो बलिया जिले के विधानसभा रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर सिंह जीते हैं, वो हाथी के सिंबल से भले ही वो खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी खुद का योगदान सबसे ज्यादा है। हम बात यहां पर आंकड़ों की नहीं करेंगे कि जाटो वोट कितना मिला, मुस्लिम वोट कितना मिला, पिछड़ा वोट कितना मिला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तमाम वोट कितने मिले, अति पिछड़ा, अति दलित कितना वोट मिला। हम आंकड़ों की बात नहीं है, क्योंकि आपको पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या जो भक्त हैं वो आपको आंकड़ों में फंसा देंगे, मूल बात नहीं करेंगे। मूल बात जो सीधे सत्ता, जो पार्टी के केंद्र बिंदु में है, जो पार्टी के सबसे शीर्ष नेता हैं, बहन मायावती से सवाल पूछना चाहिए। और साथ ही सतीश चंद्र मिश्र और तमाम जो उसके कोकस बनाया हुआ था, सतीश चंद्र मिश्र ने अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी पत्नी को और अपने तमाम जो रिश्तेदारों को, उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर आपने इस पार्टी को खत्म कैसे कर दिया। पूछना चाहिए कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की रैली होती थी, उसमें कितने ब्राह्मण समाज के लोग वहां पर रैली को सुनने आते थे, कितने बहुजन समाज काशीराम साहब के लिए नारा लगाते थे, कितने बाबा साहब के लिए नारा लगाते थे, कितने लोग थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए वाकई काम किया था। यह बड़ा सवाल यह है। आप सोच रहे होंगे कि 2007 में जब आपकी सत्ता आई थी, उस समय जो मोमेंटम था, चौथे नंबर पर थी यूपी के अंदर बीजेपी, दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी थी और सपा उस समय पहले नंबर पे थी, क्योंकि उस समय सपा की सरकार थी। 2007 में एक मोमेंटम बना और तमाम समाज को लगा कि अगर सत्ता में हमारे को सुरक्षा दे सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और 2006 में मान्यवर काशीराम साहब का देहांत होता है, तो एक पूरे संवेदना पूरे समाज की मिलती है। 2007 में जहां बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है और सोशल इंजीनियरिंग एक जरूरी और एक मजबूरी बन जाती है अन्य समाज की कि हमें सत्ता में भागीदारी और अपने काम करवाने हैं। क्या ये मजबूरी या क्या ये सोशल इंजीनियरिंग 2012 में उसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं हुई, 2014 में इसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं हुई, 2017 में इसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं हुई, 2019 में उसकी पुनरावृत्ति और उसकी नहीं हुई, और साथ ही 2022 में। उसकी वजह आरएसएस ने इस तरह से मकड़जाल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती, सतीश चंद्र ने इस तरह का मकड़जाल फैलाया, पूरा बिछाया, जिससे कि पूरे कोकस बन गया। और वहां पर अगर एक सामान्य कार्यकर्ता जो रात दिन एक कर रहा है, जिसने अपने जीवन को नौछावर कर दिया बहुजनवाद के लिए, अंबेडकरवाद के लिए और पूरे दलित वंचित समाज की हक और अधिकार के लिए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। आप समझे, बहुजन समाज जो पार्टी है वो एक राजनीतिक पार्टी से पहले वो एक आपका मूवमेंट है, एक आंदोलन था, जहां आपने हक और ठसके से आप अपनी बात को कहते थे। और ये जो ठसका और ये अधिकार और ये आत्मबल और ये आत्मविश्वास तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर, जो दलित चेहरे, जो आदिवासी चेहरे से विधानसभा में पहुंचे, जो सांसद बने, उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था, क्योंकि हमारी वैचारिक शक्ति वामसे और बहुजन समाज पार्टी है, भले ही हम उसके सिंबल से खड़े नहीं हुए। आप समझे, कॉलेज में हमारा छात्र वो कहीं ना कहीं अंदर से उसको आत्मबल मिल रहा था बहुजन समाज पार्टी से, मायावती से नहीं, बहन जी से नहीं, उसे मिल रहा था बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से। आप समझे, ये आज अगर बहन मायावती पार्टी की इस करारी हार के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मीडिया के भ्रामक प्रचार की वजह से हमारी हार हुई है और मुस्लिम समाज ने हमें वोट नहीं दिया और सपा में ट्रांसफर हो गया, ये राजनीति है बहन जी, ये राजनीति। आपने ऐसा क्यों काम नहीं किया कि सपा का जो की तरफ जाने वाला जो वोट है मुस्लिम समाज, वो आपकी तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं हुआ? ये पूरी जो स्क्रिप्ट है वो आरएसएस ने इस तरह से पिरोई और आपसे कहा कि जाइए, पन्ना पढ़िए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर समाज से संवेदना व्यक्त कीजिए, और जिससे कि आपको एक समाज की तरफ से ढांढस मिल जाए और आपसे सवाल नहीं उठे। आप ये सवाल, तमाम सवाल आपसे पूछने चाहिए, सतीश चंद्र मिश्र से पूछना चाहिए, उनके जो बेटे हैं कपिल मिश्र, आकाश आनंद, बहन जी के भाई, उनके भतीजे,
तमाम लोगों से पूछना चाहिए कि आपने इस पार्टी को क्यों बर्बाद कर दिया, क्यों हमारे बुजुर्गों के, हमारे उन लोगों के सपनों को धराशायी क्यों कर दिया, जो बड़े खून पसीनों से आज ये पार्टी यहां इस गर्त की स्थिति में पहुंच गई है। तो साथियों, इतनी बुरी स्थिति में अगर बहुजन समाज पहुंची है तो उसके लिए लंबे अरसे से लगातार काम किया जा रहा था। बहन जी कहती हैं कि मुस्लिम वोट हमें कन्वर्ट नहीं हुआ। उसकी वजह सीधी सी बात है कि उन्होंने जिस तरह से टिकट का वितरण किया उससे सीधे तौर पर सपा को नुकसान हुआ, भाजपा को फायदा हुआ और आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई कि आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। यह सवाल आज बसपा के जो भक्त हैं वो शीर्ष नेता से नहीं पूछेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा से नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि उनके अंदर अभी भी भक्ति है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आपके अंदर हीरोइज्म, जो व्यक्तिवाद और हीरोशिप रहेगा, आप विचार को गौण कर देंगे। कोई भी अगर शक्ति बनती है तो विचार से बनती है। बहुजनवाद, अंबेडकरवाद, बाबा साहब ने कहा था कि विचार की एक ताकत है जो हजारों साल से चलता है। हम जिस विचार से लड़ रहे थे, मनोवाद से, वो आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम उसे धराशायी कर रहे थे, हम सत्ता के केंद्र बिंदु में आ रहे थे, हमारे लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था, लेकिन हमने उसे खत्म कर दिया गया। यह बड़ा सवाल है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर बहन मायावती है। बहन मायावती के जो आसपास तमाम जो लोग हैं, जिन्होंने ना पिछले 18, 17, 15, 17 साल से ना कोई आंदोलन किया, ना जन मुद्दों पर उन्होंने बात करी, ना उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया, ना कम्युनिकेट किया, ना वो तकनीक के माध्यम से लोगों के बीच में आए, ना उन्होंने किसी भी तरह का कोई इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता, थिंक टैंकर बनाए। क्या वजह है? क्या वो राजनीति करने आए थे या ड्रामाबाजी? हम जैसे तमाम पत्रकार, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, तमाम जो लोग थे वो सवाल उठा रहे थे कि क्या है, क्यों बहन जी सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरकर एक पन्ना पढ़ती हैं और उसके बाद में हाथ हिलाकर जो बेचारे फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनकी आवाज लखनऊ या दिल्ली के उस महल तक नहीं पहुंच पाती, जो बहन जी से सवाल कर सकें, सतीश चंद्र मिश्रा से सवाल कर सकें कि आखिर आपने इस पार्टी को इतनी बद से बदतर हालात में क्यों पहुंचा दिया। अब सोचें, हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया ने भ्रामक प्रचार किया। आपको थोड़ी सी भी अगर समझ है तो आप समझें कि मान्यवर काशीराम साहब जब जीवित थे तो उन्होंने नोएडा में जमीन ली थी, और जब बहुजन संगठक जैसे जो पत्रिका थी, अखबार थी, वो 8 भाषाओं में निकलती थी और वो जानते थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस देश में 50 पत्रकार, 50 मीडिया संस्थान खड़ा करूंगा। लेकिन वो अकेले इंसान थे, उनके साथ एक अच्छी टीम थी, लेकिन काम इतने ज्यादा थे वो मीडिया पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन लगातार वो मीडिया पर अपनी लेखनी और अपने भाषणों को, अपने विचार को जन जन आवाम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन क्या बहन जी ने इन तमाम चीजों को, तमाम जो अपने मुद्दे हैं वो जन आवाम तक पहुंचाए? क्या अपना मीडिया खड़ा किया? क्या अपने विचार को जन तक पहुंचाया? नहीं, क्योंकि आपके पास सतीश चंद्र मिश्र हैं, जिन्होंने अभी हाल के चुनाव में जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि क्यों आखिर बहन जी बाहर नहीं आ रही और आप क्यों इतने रैलियां नहीं कर रहे, आप जन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, तो सतीश चंद्र मिश्रा अपने बेटे के साथ में कहते हैं कि हमारी बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत होगी और अब इस बार हम एक विशाल जीत करेंगे। हमारा जो वोटर है साइलेंट है। मैंने भी अपने पत्रकारों से जो अभी भी कहीं ना कहीं भक्ति कर रहे हैं, हमारे कई पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप एक पत्रकार हैं, अच्छी बात है, आप एक बहुजन समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब सवाल करना होगा। वो कहते हैं कि साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर, आप साइलेंट से चुपचाप तरीके से कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे? सवाल यह है, क्योंकि राजनीति में अगर सत्ता में आना है तो मोटिवेट करना होगा, उन्हें आत्मबल देना होगा, उन्हें आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना होगा कि आइए हमारी पार्टी को वोट दीजिए और हम आपके लिए काम करेंगे। और हम ही हैं
जो आपको सत्ता के शीर्ष पर ले जाएंगे और हम ही हैं जो आपके अधिकार के लिए लड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसे हमारे शीर्ष नेताओं ने बोला? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके आत्मबल को खत्म कर दिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा, बहन मायावती, बिल्कुल वो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, लेकिन क्या उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षा का रूप अख्तियार किया? आप समझें इस सवाल को, बड़े पैनी नजर से समझें कि वो अब मुस्लिमों पर ठीकरा फोड़ रही हैं, मीडिया पर ठीकरा फोड़ रही हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जब आप ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रही थी या अपने ब्राह्मण समाज के नेताओं को टिकट दी, क्या कितना फीसदी ब्राह्मण आपकी तरफ आया? और मैं उस समय कहता था कि आधा फीसदी ब्राह्मण आपको वोट नहीं देगा। ब्राह्मण अपने पिता को वोट देगा या पड़ोसी को देगा। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के लिए तमाम सारे काम किए हैं जो ब्राह्मण समाज चाहता था। हिंदुत्व का जो उनका विचार है वो जन आवाम तक पहुंचाया बीजेपी ने। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद का पोषक है। जो पूरा राम मंदिर और हिंदुत्व का जो कॉरिडोर बनेगा उसमें कौन मलाई खाएगा? ब्राह्मण। मथुरा काशी ब्राह्मण के लिए। आप विश्वनाथ कॉरिडोर काशी के अंदर, ये किसके लिए हुआ? ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण सवर्णों के लिए अलग से, 50% आरक्षण सवर्णों को पहले भी था, लेकिन ईडब्ल्यूएस से सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज है जो सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उन्हें फायदा होगा। उसके लिए बीजेपी ने काम किया। और आप कहते हैं कि ब्राह्मण समाज छिटक कर हमारी तरफ आ जाएगा। सोशल साइंस अगर आपने पढ़ी हो तो आपको थोड़ा सा भी इल्म हो जाना चाहिए कि जो करता है, जो बेहतर, जो जन आवाम में काम करेगा, उसी की तरफ वोटर आकर्षित होता है, उसी की हवा बनती है। साथियों, एक पत्रकार होने के नाते, एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते हम भी जमीन की हवा जानते हैं। आपने जमीन की हवा, जबकि आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे थे, आपके पास पैसों की भी कमी नहीं थी, आपके पास संसाधन थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी तो आपके आत्मबल की और आपके पास स्ट्रेटजी, जो तकनीक, जो मंथन, जो आपको विचार कागज पर और फील्ड में जो काम करना था, आपने पूरा जिसे कैडर को खत्म कर दिया गया। ये इन तमाम वजहों से बीएसपी की लगातार हार होती गई। इस बार आपको 10% वोट आपके कम हुए हैं। आपको खुद के जमात ने, जाटव चमार जो है, उन्होंने वोट नहीं दिया। वो वोट शिफ्ट हुआ सपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, वो शिफ्ट हुआ। आप समझें वो क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि आज का जो वोटर है, भले वो दलित समाज का है, वो जानता है कि आखिर मैं क्यों वोट दूं जब मेरा नेता ही मुखर नहीं है, मेरा ही नेता सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा ही नेता व्यवस्था से लड़ नहीं रहा हमारे हक और अधिकार के लिए, तो मैं क्यों वोट दूं? सवाल यहां पर यह है। आप समझे कि तमाम सारे जो मुद्दे थे वो बहुजन समाज पार्टी गौण करती जा रही थी और अंतोगत्वा क्या हुआ? आज स्थिति यह हुई कि हम मात्र एक सीट पर, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन महेश वर्मा एक सोशल साइंटिस्ट है। कल ही असुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के प्रमुख हैं, वो कहते हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी हार को बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी जो हार है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की अगर मुखर आवाज कोई बन रही है तो वो बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यानी कि जमहूरियत में अगर कोई आवाज बन रही थी, जो आवाज बननी बहुत बड़ी आवाज बन रही थी, तो वो बसपा थी। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया, उन्होंने बसपा का नाम लिया। आप समझे, ये तमाम उदाहरण, तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बात बोल रहे हैं। कमल भारती ने बहुत शानदार लिखा कि किस तरह से भाजपा की जीत के क्या मायने हैं। वो लिखते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने हिंदूकरण का जो कार्ड खेला वो पूरी तरह से सफल हुए और दलितों को हिंदूकरण करके और मायावती के साथ में, बहन जी के साथ मिलकर उन्होंने किस तरह से दलितों के हिंदूकरण करके और अपनी तरफ वोट को
लाया गया और आज स्थिति ये हुई कि आज दलित कहीं का भी नहीं रहा, ना वो सत्ता में है, ना वो निजी संस्थाओं में है, ना वो सरकारी स्थिति में, उसकी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन आज स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। साथियों, मैं फिर कहूंगा कि अब भी हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, सोशल साइंटिस्ट, सोशल जो काम कर रहे हैं, वो अभी भी बहन मायावती से सवाल नहीं पूछेंगे, सतीश चंद्र से सवाल नहीं पूछेंगे, उनके भतीजे से, उनके भाई से सवाल नहीं पूछेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे से सवाल नहीं पूछेंगे, कपिल मिश्रा से, जो आईटी सेल के जो प्रमुख थे, मीडिया प्रभारी थे। आप पूछिए, तमाम हमारे जो यूट्यूबर थे, जो रात दिन एक करके उनसे वादा किया गया कि आपको हम पैकेज देंगे, कुछ प्रोत्साहन राशि देंगे, उनके लिए क्या किया बहुजन समाज पार्टी ने? बहन जी मीडिया पर सवाल उठाती हैं, कम से कम अगर आपको विचार फैलाना है तो आप अपना मीडिया खड़ा करती। ये तमाम सवाल बहुजन समाज पार्टी के लिए हैं। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी एक विचार है, वो आरएसएस जानती है। उन्हें खतरा कांग्रेस से नहीं था, उन्हें खतरा सपा से नहीं था, उन्हें खतरा था तो बसपा से था। और जिस आज बहुजन समाज पार्टी आरएसएस के गोद में बैठकर उन्होंने अपने पूरे इस विचार को, तंत्र को, व्यवस्था को, मनुवाद से लड़ने की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। मान्यवर काशीराम साहब के जो सपना और जो लड़ाई थी, वो लगभग आज की स्थिति में बहुत ही धराशायी हो चुकी है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए, लेकिन हम लगातार हार रहे हैं। इसका मतलब है हमने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, हमने अपने थिंक टैंकरों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने प्रवक्ताओं का इस्तेमाल नहीं किया, हम अपने प्रवक्ता नहीं बना पाए, हम जन मुद्दों पे बात नहीं कर पाए। ये गुस्सा नहीं है, ये अंदर से आग निकल रही है कि आप आखिर कब समझेंगे। अगर आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें भी आपने खुद की गलती को महसूस नहीं करवाया और साथ ही आपने प्रायश्चित और पश्चाताप वाले बात नहीं कही, तो मुझे लगता है कि शायद बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में और भी दयनीय स्थिति में जाने वाली है। बहन जी, इस बात को आप समझ रही हैं, लेकिन समाज आपसे पहले समझ रहा है। क्या होगा? बस यही कहूंगा, पाश ने कहा था कि सपनों का मर जाना, यानी कि सपना आदमी पूरे जीवन भर अपने डिग्निटी, अपने स्वाभिमान और अपने सपने के लिए जीता है, लेकिन आपने उस सपनों को ही खत्म कर दिया, उस ठसके को खत्म कर दिया जो ठसका हम बहुजन समाज पार्टी से हमें मिल रहा था। यह ठसका जिसे मैं बड़े दम से टेबल पर हाथ मार के कह रहा हूं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, विनती है, अब आप बड़ा विचार करके, बड़ा मन बनाकर पूरे जो बहुजन समाज पार्टी को एक नए कार्यप्रणाली के साथ में, नए विचार के साथ में, नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ में, नए सोशल मूवमेंट के साथ में और बहुजनवाद के साथ में, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत के आधार पर, अंबेडकरवाद के आधार पर पुनः उसे पुनर्जीवित करना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत ही दयनीय और बद से बदतर होने वाली है। साथियों, बात इसमें बहुत सी हो सकती है, बहुत से सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि हम ये बात जो आपको बोल रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की बद से बदतर स्थिति के वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि अभी भी और ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। तो साथियों, मैं फिर कहूंगा, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? आप अपने विचार, अपनी राय हमें भेजें और लगातार इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों तक शेयर करें और डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करें। तो साथियों, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।